ईसाई मान्यता के मुताबिक आवश्यकता से अधिक भोजन, लालच, वासना, आलस्य, क्रोध, जलन और अहंकार इंसान के साथ बड़े पाप होते हैं। 7 डेडली सिंस, जिन्हें सदियों से इंसान की बर्बादी की जड़ माना जाता रहा है। 7 मूवी में एक सन की इन्हीं किताबी पापों को हकीकत में बदलने लगता है। हर पाप के लिए वो एक इंसान चुनता है। शहर में एक के बाद एक खौफनाक मर्डर शुरू हो जाते हैं। हर डेड बॉडी एक लेसन है, एक मैसेज। प्रत्येक दिन की तरह डिटेक्टिव समरसेट ऑफिस जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि तभी उन्हें एक केस की खबर मिली। एक आदमी जो अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा करता था, पिछली रात उसकी पत्नी ने ही उसका अंत कर दिया। पुलिस को ये एक सामान्य सा मर्डर केस लगा, लेकिन समरसेट इस घटना में भी कुछ न कुछ सुराग तलाशने में लगे थे। इसी बात पर उनका सहकर्मी चिढ़कर बोला, समरसेट, तुम 1 हफ्ते में रिटायर होने वाले हो, अब तो सुधर जाओ। इन्हीं आदतों की वजह से तुम्हें कोई स्टाफ पसंद नहीं करता। समरसेट की यही तो खास बात थी, वो अपने काम के अलावा किसी को भाव नहीं देता था। ये हैं डेविड मिल, जो अपनी पत्नी के साथ आज ही इस शहर में शिफ्ट हुए हैं और समरसेट की जगह लेने वाले हैं। मगर उससे पहले उसे 1 हफ्ते तक समरसेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। अगली सुबह मंडे को एक और घटना की सूचना मिली। मिल्स की पत्नी को लगा था कि यहाँ ट्रांसफर करवाने के बाद वो थोड़ा चैन से जी सकेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला और उल्टा था। वे घटनास्थल पर पहुंचे। विक्टिम एक बहुत ही मोटा तगड़ा आदमी था, जिसके दोनों पैरों को कंटीले तार से बांधा गया था। बॉडी की पोस्टमार्टम की गई तो पता चला कि उसका पेट अंदर से फटा था। किसी ने उसे जबरदस्ती ठूंस ठूंस कर खाना खिलाया था। सर पर बंदूक रखने के निशान भी थे और पेट के लेफ्ट साइड पर उसे काटा भी गया था। कॉरोनर का अनुमान था कि ये सब लगातार 12 घंटे तक चला होगा। विक्टिम का गला सूजा हुआ था, उसे ज्यादा खाना खिलाने की वजह से। फिर किलर ने उसे लात मारी, जिससे उसका पेट फट गया। यकीनन यही हुआ होगा, लेकिन असलियत क्या है ये अभी भी पता नहीं चल सका था। तब तक ट्यूसडे को एक और हत्या की सूचना मिली। घटनास्थल पर विक्टिम के खून से लिखा था लालच। विक्टिम की जो पत्नी थी, कातिल ने उसके फोटो पर पति के खून से चश्मा बना दिया था। घटनास्थल पर एक भी सबूत, फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। उस विक्टिम का नाम था इलाई गूल्ड। वो शहर का सबसे बड़ा डिफेंस लॉयर था। ये सारी बातें डिटेक्टिव समरसेट को बताई गईं, लेकिन उसने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ये केस 1 हफ्ते में सॉल्व होने वाला नहीं था। समरसेट नहीं चाहता था कि वो कोई केस पेंडिंग छोड़कर रिटायरमेंट ले, बस इसी वजह से। हालांकि उसके कैप्टन नहीं चाहते थे कि वो रिटायरमेंट ले। जाते वक्त वो एक सबूत देते गए, कुछ प्लास्टिक के टुकड़े जो उस मोटे विक्टिम के पेट से निकला था। अब समरसेट भले ही इस केस को लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर सच्चाई जानने की इच्छा भरपूर थी। वो चुपके से रात के अंधेरे में घटनास्थल पर गया। वहां फर्श पर फ्रिज सरकाने से निशान बने थे। समरसेट ने फ्रिज के पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। दीवार पर लिखा था ग्लटनी, यानी भूखड़ जो दबाकर खाना खाते हैं। दूसरे केस में फर्श पर लिखा था लालच। समरसेट ने बताया कि ईसाई मान्यता के मुताबिक 7 पाप होते हैं। पहला, आवश्यकता से अधिक भोजन। दूसरा, लालच। तीसरा, वासना। चौथा, आलस्य। 5वां, अहंकार। 6वां, ईर्ष्या। और 7वां, क्रोध। समरसेट का अनुमान था कि ऐसे और 5 मर्डर होने वाले हैं। ये सुन कैप्टन चिंतित हो गए, क्योंकि मिल्स अभी नया था और समरसेट इस केस को लेने के लिए मान नहीं रहा था। दूसरी तरफ वो चुपके से इस केस पर काम भी कर रहा था। छुट्टी के बाद वो लाइब्रेरी गया, उस किताब को पढ़ने के लिए जिसमें ईसाइयत के 7 पापों का उल्लेख था। दरअसल समरसेट उस कातिल के माइंड को समझना चाहता था जो द राइटिंग ऑफ सेंट थॉमस एक्विनस की बुक से इंस्पिरेशन लेकर हत्याएं कर रहा था। समरसेट जो कुछ भी समझ सका, उसने एक नोट बनाकर मिल्स के डेस्क पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ मिल्स भी इस केस पर खूब मेहनत कर रहा था। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले उसने भी उस किताब को पढ़ना शुरू किया, लेकिन चंद पेज पढ़ते ही वो फ्रस्ट्रेट होकर किताब फेंक देता है, क्योंकि उसे कविताओं के अलावा कुछ काम का मिला ही नहीं। उसे कौन बताए कि पूरी किताब के मायने समझने के लिए उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ना तो दूर, वो उस किताब को समरसेट से छिपा रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी ट्रेसी का फोन आया। वो समरसेट को डिनर पर घर बुलाना चाहती थी। समरसेट वहां गया तो पता चला कि ट्रेसी समरसेट के काम की फैन थी और हमेशा से उनसे मिलना चाहती थी। ट्रेसी और मिल्स के बीच सब कुछ ठीक था, बस एक कमी थी, बच्चों की, जबकि वे हाई स्कूल से एक दूसरे के साथ थे। खैर, उस रात उन्होंने खाया पिया, खूब मजाक मस्ती की। आखिर में बात घूमकर फिर इलाई गुल्ड के केस पर आ गई। वही वकील जिसे देर रात उसके फर्म में घुसकर कातिल ने मार दिया था, और उसके खून से फर्श पर लिखा था लालच, मतलब 7 डेडली सिंस का दूसरा पाप। वो वकील लालची होगा जिस कारण कातिल ने उसे टारगेट किया।
मिल्स सारी जांच पड़ताल कर चुका था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। तभी उसे गूल्ड की पत्नी याद आई। पूछताछ तो हो चुकी थी, फिर भी वो समरसेट को उसके घर ले गया। शायद समरसेट को वहां कुछ क्लू मिल जाए। मिसेस गूल्ड का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस की पूछताछ से वो पहले ही परेशान थी। काफी रिक्वेस्ट के बाद वो सबूत देखना शुरू की तो पता चला उनके घर की एक पेंटिंग उल्टी लगी हुई थी। समरसेट ने पेंटिंग को पीछे से पूरा खोलकर देखा, बारीकी से चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। हालांकि दीवार पर चेक करने पर एक फिंगरप्रिंट मिला। फॉरेंसिक वाले उस फिंगरप्रिंट को मैच कराने में लग गए। उस समय कंप्यूटर इतना फास्ट नहीं था, 2 से 3 दिन भी लग सकते थे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि अगली सुबह तक फिंगरप्रिंट मैच हो गया। उस फिंगरप्रिंट वाले आदमी का नाम था विक्टर। विक्टर का फिंगरप्रिंट पहले भी एक होमिसाइड सीन पर मिला था। रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो चोरी, डकैती, लूटपाट और मारपीट सब में लिप्त रहा था और कई बार जेल जा चुका था। एक बार उसने एक मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके लॉयर ईलाई गूल्ड ने किसी तरह उसे छुड़वा लिया था। वहीं ईलाई गूल्ड, जिसका अब मर्डर हो चुका था और फिंगरप्रिंट के आधार पर पूरा शक था कि विक्टर ने ही गूल्ड को मारा होगा। उसी वक्त एक टीम बनाई गई और वे फौरन विक्टर के अपार्टमेंट पर छापा मारने निकल पड़े। उन्हें लगा था कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां पहुंचकर सारे अनुमान गलत साबित हो गए। विक्टर अपने बेड पर ही पड़ा मिला। उसकी हालत देखकर सब हिल गए। सामने दीवार पर लिखा था आलस, 7 डेडली सिंस का तीसरा पाप। उसका शरीर पूरा कंकाल बन चुका था। वहां उसके ढेर सारे फोटो मिले। पहले दिन की और आज की तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क था। लगभग 1 साल तक उसे इसी हालत में रखा गया था। वो मर न जाए, इसके लिए कातिल बाकायदा उसके मलमूत्र, खून आदि की जांच करता था। वहां रखे सैंपल से यह साफ पता चला, उसे सजा देने के पीछे कातिल का एक ही तर्क था, उसके द्वारा छोड़ा गया नोट, जिस पर लिखा था कि नर्क से स्वर्ग जाने तक का रास्ता बेहद लंबा और दर्दनाक होता है। मतलब वो इसका शुद्धिकरण करने के लिए ये सब करा है। एक पुलिसकर्मी उसके कान में कहता है, तू इसी लायक था। उसकी आवाज सुन विक्टर अचानक जाग उठा। सब हक्का बक्का रह गए। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच एक न्यूज फोटोग्राफर जबरन क्राइम सीन तक जाने की कोशिश कर रहा था। विक्टर उसको ऊपर जाने नहीं दिया, जिसको लेकर उनके बीच झड़प हो गई। आखिरकार फोटोग्राफर को वहां से जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले वो धमकी देते गया कि उसके पास मिल्स की फोटो है, उसकी इस हरकत को वो न्यूज में पब्लिश करेगा। उधर विक्टर का चेकअप वगैरह हो चुका था। डॉक्टर का कहना था कि उसकी दिमागी हालत बेहद खराब है और वो कभी भी मर सकता है। मतलब वो कोई बयान देने लायक नहीं था। अब रात को एक बार फिर ट्रेसी ने समरसेट को कॉल की। उसे समरसेट से मिलना था। समरसेट समझ नहीं पाए कि मामला क्या है। अगली सुबह जब वो उससे मिले तो पता चला कि ट्रेसी का इस शहर में कोई जान पहचान वाला नहीं था। उसे एक जरूरी सलाह लेनी थी। समरसेट ने कहा कि जो भी बात हो उसे पहले मिल्स को बताना चाहिए था। तब ट्रेसी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे इस शहर में रहना पसंद नहीं। उसे मिल्स का काम भी पसंद नहीं। वो उसे छोड़ना चाहती है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। समरसेट कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि अगर तुम्हें उसे छोड़ना है और इस बच्चे को जन्म नहीं देना तो मिल्स को इस बच्चे के बारे में कुछ मत बताना। ट्रेसी कहती है कि वो ये बच्चा रखना चाहती है। समरसेट जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मिल्स को हमेशा अपने पलकों पर बिठाकर रखना चाहिए। ये सुनकर ट्रेसी के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं कि आगे उसे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ उस कातिल तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। वो जो भी था एकदम मास्टरमाइंड आदमी था। विक्टिम की पेशाब नली में पाइप डालना, 365 दिन तक उसे लोगों की नजरों से बचाकर अपार्टमेंट में कैद रखना, समय समय पर कमरे का किराया भरना, ये सब दर्शाता है कि वह आदमी पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है। उसने जानबूझकर विक्टर की उंगलियों के फिंगरप्रिंट ईलाई गूल्ड के घर पर छोड़े थे, यानी वो पुलिस को अपने इशारों पर नचा रहा था। यदि वह नहीं चाहता तो उन्हें विक्टर के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलता। ये भी सामने आया कि वो ये सब करने की ट्रेनिंग किताबों से हासिल करता था, क्योंकि विक्टर के घर से उन्हें एक लाइब्रेरी कार्ड मिला था। लाइब्रेरी कार्ड की बात आते ही समरसेट को एक तरकीब सूझी। आखिर इस तरह का कातिल किस प्रकार की किताबें पढ़ता होगा? पर्गेटोरी, कैंटरबरी टेल्स, जैक द रिपर, ऐसी खतरनाक किताबें जो 7 डेडली सिंस से मेल खाती हों, उनकी एक लिस्ट बनाई गई। फिर वो ऐसे आदमी से मिले जो लाइब्रेरी की पूरी जानकारी दे सकता था कि कौन सा व्यक्ति कौन सी किताबें पढ़ने में दिलचस्पी रखता था। पैसे लेने के 1 घंटे बाद वह आदमी सारा डिटेल इन्हें दे गया। फिर क्या था, वे इस डिटेल को खंगालने लगे। इस लिस्ट में द राइटिंग नामक किताब भी थी। ये वही किताब थी जिसमें लेखक सेंट थॉमस एक्विनस ने 7 डेडली सिंस लिखे थे। इस किताब को पढ़ने वाले का नाम था जॉन डो। उसकी जानकारी निकालकर वे उसके अपार्टमेंट में पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। असल में
जॉन डो बाहर गया हुआ था। जैसे ही उसने अपने दरवाजे पर पुलिस वालों को देखा, वह ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा और भाग निकला। डिटेक्टिव्स उसकी गोलियों से बाल बाल बचे और तुरंत उसका पीछा किया। वह काफी देर तक मिल्स को छकाता रहा और पलटकर गोलियां भी चलाईं, लेकिन मिल्स उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार जॉन ने सही मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। उसने मिल्स की कनपटी पर गन सटा दी। वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मिल्स चाहकर भी उसे रोक नहीं सका। इसके बाद जॉन डो के घर की तलाशी ली गई। उसका घर नहीं बल्कि किसी टूल्स की दुकान जैसा लग रहा था। हर प्रकार के औजार दिख रहे थे, कुछ धार्मिक प्रतीक, 2000 से भी ज्यादा किताबें और काफी सारे सबूत मौजूद थे। मेन दरवाजे का तो पूछो ही मत, 4-5 ताले लगे हुए थे। सारे विक्टिम्स की वहां फोटो टंगी थी और हैरान करने वाली बात यह कि डिटेक्टिव मिल्स की फोटो भी वहां थी। दरअसल जॉन डो वही फोटोग्राफर था जिससे एक बार मिल्स की झड़प हुई थी, लेकिन उस वक्त वे उसकी असलियत नहीं जानते थे। तभी एक और बुरी खबर मिली। जॉन डो का पूरे घर में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला, न ही उसके नाम की कोई रसीद। संदेह यह भी था कि जॉन डो नाम का कोई आदमी है ही नहीं। शायद कातिल इस नाम का इस्तेमाल करके सब कुछ कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये सारे सबूत बेकार हैं, जब तक कि वह फोटोग्राफर उनके हत्थे नहीं चढ़ जाता। तभी फोन की घंटी बजी। फोन पर वही कातिल था। वह मिल्स से कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत इंप्रेस हुआ हूं, पता नहीं तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। खैर, अब से मुझे सारे शेड्यूल बदलने होंगे। वह मिल्स को चोट पहुंचाने के लिए माफी भी मांगता है। उसका मतलब बिल्कुल साफ था, वह किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब तक जॉन डो 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। उसकी चौथी शिकार एक सफेद बालों वाली लड़की हो सकती थी, लेकिन उसका नाम पता उन्हें कुछ मालूम नहीं चला। देखने से वह वेश्या लग रही थी। बस इसी आधार पर वे उसे ढूंढने लगे। कुछ स्रोतों से पता चला कि जॉन डो पिछली रात एक दुकान में गया था। डिटेक्टिव्स ने उस दुकानदार को जॉन डो का स्केच दिखाया तो पलक झपकते ही उसने उसे पहचान लिया। जॉन डो ने उसे खुद को एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट बताया था। स्टेज पर प्रदर्शन करने के लिए वह पिछली रात एक खास तरह का पोशाक बनवा कर ले गया था। उस पोशाक की फोटो देखते ही समरसेट पूरा मामला समझ गए। तभी पेजर पर उस लड़की की खबर भी मिल गई। वे तुरंत वहां पहुंच गए। दरवाजे पर लिखा था लस्ट, मतलब वासना, मतलब 7 डेडली सिंस का चौथा पाप। लड़की मर चुकी थी और उसे मारने वाला पकड़ लिया गया था। उसने बताया कि उसकी कनपटी पर बंदूक तानकर उसे उस धारदार पोशाक के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया गया था। ऐसे में लड़की का मरना तो तय ही था। उसी समय क्लब के मालिक और उस आदमी को पकड़ लिया गया। दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। मालिक से पूछा गया कि क्या उसने ऐसे किसी को देखा जो कोई बैग वगैरह लेकर अंदर गया हो। मालिक ने कहा कि उसके पास कई तरह के लोग आते हैं और उनमें से बहुत से सूटकेस भरकर सामान अंदर ले जाते हैं। कौन क्या लेकर अंदर जा रहा है ये उसके क्लब में चेक नहीं होता था। उधर उस विक्टिम की हालत खराब हो चुकी थी। डर के मारे वह थर थर कांप रहा था। जिसने उसकी कनपटी पर गन रखकर उससे सब कुछ करवाया, उसे वह पहचान नहीं पाया। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। नतीजतन संडे की रात को एक और लड़की का कत्ल हुआ, जिसकी जानकारी खुद कातिल ने पुलिस को दी। बेड पर लड़की की लाश पड़ी थी और दीवार पर लिखा था अहंकार, मतलब 7 डेडली सिंस का 5वां पाप। कातिल ने पहले लड़की का पूरा चेहरा खराब किया था और बाद में उसे खत्म किया। केस और इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। समरसेट ने फिलहाल के लिए रिटायरमेंट का प्लान कैंसिल कर दिया। उन्हें 2 संभावनाएं दिख रही थीं, या तो कातिल पकड़ा जाएगा या 7 कत्ल के बाद भी यदि नहीं पकड़ा गया तो केस सालों तक चलता रहेगा। इसी बातचीत के दौरान जॉन डो हेडक्वार्टर आकर खुद आत्मसमर्पण कर दिया। वे उसकी चाल समझ नहीं सके। दरअसल वो ये सब पहले से प्लानिंग करके आया था। उसने अपनी उंगलियों की चमड़ी तक निकाल दी थी, इसलिए उसका फिंगरप्रिंट उनके हाथ नहीं लगा। यहां तक कि उसके घर की तलाशी के बाद भी नहीं। कोई कागजात नहीं, कोई रोजगार रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं। बस उसके नाम पर 5 साल पुराना एक बैंक अकाउंट था जिसमें बहुत ज्यादा पैसे थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह बहुत पढ़ा लिखा था। डर था कि कोर्ट में जाकर वो अपने आप को बेगुनाह साबित करवा लेगा। उसने अपने वकील से काफी देर तक बात की। बाद में उसका वकील बताता है कि जॉन डू ने 2 और कत्ल कर दिए हैं, मतलब 7 कत्ल पूरे हो चुके हैं। अब जॉन डू की शर्त यह थी कि वो सिर्फ समरसेट और मिल को उन दोनों की बॉडी के पास ले जाना चाहता है, आज शाम ठीक 6 बजे। अगर वे उसकी सारी शर्तें मानते हैं तो वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगा। अगर उसकी शर्त नहीं मानी गई तो कोर्ट में अपने आप को पागल साबित करवाकर बच निकलेगा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो समरसेट और मिल्स ने उसकी शर्त मान ली, लेकिन जाने से पहले उन्होंने पूरी प्लानिंग की ताकि उनकी बातचीत, लोकेशन वगैरह पर नजर रखी जा सके। समय होते ही वे जॉन डो को लेकर निकल पड़े। रास्ते में समरसेट ने उससे उसकी असलियत पूछी, लेकिन वह कुछ बताने को तैयार नहीं था।
बस रास्ता बताता गया और वे उसे फॉलो करते रहे। डिटेक्टिव मिल्स से रहा नहीं गया तो उसने जॉन से पूछा कि आखिर वो मासूम लोगों को क्यों मारता है। जॉन डो भड़क उठा कि उनमें से कोई भी मासूम नहीं था। एक मोटा आदमी जो खा खा कर गैंडा हो चुका था, जो मुश्किल से खड़ा हो पाता था। आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी एक गुनाह है जिसकी उसे सजा मिली। उसके बाद जॉन ने उस वकील ईलाई गूल्ड को चुना क्योंकि वो पैसों के लिए सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा। लड़कियों के साथ दरिंदगी करने वाले उस हबशी विक्टर जैसे न जाने कितने गुनाहगारों को उसने कोर्ट में झूठ बोल बोल कर बचाया होगा। विक्टर के बाद उसने उस सफेद बालों वाली वेश्या को चुना जो अपनी गुप्त बीमारी जानबूझकर लोगों में फैलाती थी। फिर वह पांचवीं लड़की जिसे अपनी खूबसूरती का अहंकार था। वो ड्रग डीलर थी और अपने हुस्न के जाल में कम उम्र के लड़कों को फंसाकर उन्हें नशे की लत लगा देती थी। जॉन आगे कहता है कि मुझे एक पापी को उसी के पाप में डुबोकर मारना अच्छा लगता है। तुम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें इसके अंजाम की परवाह है। हर रोज तुम पाप होते देखते हो लेकिन कुछ नहीं करते क्योंकि तुम्हें अंजाम की परवाह है। लेकिन मैं नहीं डरता, मुझे किसी बात का डर नहीं। जब ये बात सामने आएगी तो सब मुझे मसीहा कहेंगे। मेरे द्वारा किए काम की सराहना होगी। लोग मुझे अपना आदर्श मानेंगे, मुझे पूजेंगे। ये सब सुन मिल्स को समझते देर नहीं लगा कि वो पूरा सनकी है। जिस पर जॉन कहता है कि तुम मुझे जो चाहे समझो, लेकिन इतना जरूर समझ लेना कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ। तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने इस खेल को रचा है जिसकी आखिरी पत्ता खुलने के बाद तुम्हें दुनिया हमेशा याद रखेंगी। मिल्स उसकी बकवास सुनकर भड़क उठा। खैर, बातों बातों में वो उसके बताए जगह पर पहुंच गए जहां चारों ओर सिर्फ इलेक्ट्रिक टावर लगे थे। 7 बजते ही उनकी तरफ एक वैन आता दिखा। पता चला एक आदमी जॉन डू के नाम का एक पार्सल लेकर आया था। समरसेट वो पार्सल और वैन जब्त कर लिए और उसे वहां से भगा दिया। फिर सहकर्मियों को उस ड्राइवर को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिए। पार्सल में बम है या फिर कुछ और तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। समरसेट से रहा नहीं गया। वो उत्सुकता के मारे पार्सल को खोले तो अंदर का मामला देख दंग रह गए। उन्हें जॉन डो का प्लान समझते देर नहीं लगा। इससे पहले कि वो मिल्स के पास पहुंचकर उसे समझाते, जॉन बताना शुरू करता है कि वो भी एक पापी है, उसे प्रायश्चित करना है। दरअसल उसे डिटेक्टिव मिल्स और उसकी सुंदर वाइफ काफी पसंद थे। वो चाहता था कि काश उसकी जिंदगी मिल्स जैसी होती। इसी को आजमाने आज सुबह वो मिल्स के घर गया था। खुद को मिल्स की जगह रखकर देखा, उसकी लाइफ जीने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसीलिए जलन के मारे उसने उसकी पत्नी का सर कलम कर दिया। वहीं सर उस पार्सल बॉक्स के अंदर था। 7 डेडली सिंस में 6वां पाप है जलन। उसे उनकी खुशी देख जलन होने लगी थी। इसी जलन में उससे ट्रेसी का कत्ल हो गया। यही उसका गुनाह था। अब ये जान मिल्स फट पड़ा। समरसेट उसे लाख समझाए कि अगर उसने जॉन को मारा तो वो मरकर भी जीत जाएगा। दरअसल 7 डेडली सिंस में 7वां पाप है क्रोध। अगर उसने क्रोध में आकर जॉन को मार दिया तो जॉन की मंशा पूरी हो जाएगी, और यही वो चाहता था। मिल्स ने अपनी इंद्रियों को काफी काबू करने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी होता दिखा। अब ये देख जॉन उसे और भड़काने लगा। बोला कि तुम्हारी पत्नी मरने से पहले मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, अपने लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए। मिल्स को ट्रेसी के प्रेगनेंसी का पता ही नहीं था क्योंकि ट्रेसी ने ये बात उससे छिपा रखी थी। अब ये जान मिल्स अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो बैठा। उसने क्रोध में आकर जॉन का खेल खत्म कर दिया। इस प्रकार 7वां पाप मिल्स के हाथों हो गया। वो मकसद जो जॉन पूरा करना चाहता था वो पूरा हुआ। मिल्स को जेल हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी 7 मूवी की। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।